के इस वक्त डॉक्टर खाकान नजीब साहब मारूफ माहिर इक्तिसादी अमूर है, उन्होंने मैं ज्वाइन किया हुआ है। शुगर स्कैंडल पे उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये डीलर्स और मिलर्स के माबैन डेडलॉक ने मार्केट के अंदर बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा की हुई है। शुगर उन प्राइसेस पे नहीं मिल रही जिस पे होनी चाहिए, मतलब 220 रुपए किलो भी मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ ज़रा कॉमनर को समझाइए कि वजह क्या हुई है, ये चीनी नायाब क्यों हो गई है सर? तो रेहान, आजकल हमें जितनी भी गुफ्तगू करनी चाहिए पाकिस्तान इकॉनमी और किसी भी सेक्टर इंक्लूडिंग शुगर, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म फिक्सेस की बजाय हम ये गुफ्तगू करें कि आखिर 78 साल में और पिछले 10-12 साल में आप हर साल ये देखते हैं कि चीनी एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट किस लिए होती है? बिकॉज एक सरप्लस जनरेशन की बात होती है मुल्क में। तो वो इसीलिए एक्सपोर्ट होती है कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ जाती हैं। ये तो इकॉन 101 है कि प्राइसेस सबड्यूड हो जाती हैं। सप्लाई को कर्टेल करने के लिए मुल्क से बाहर चीनी भेजी जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि हमें दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे कि आज आप कह रहे हैं कि ये 200 से तजावुज़ कर गई है, और ये क्या वजह और, है और कि इसमें क्या। फिर मैं सिर्फ इजाफा कर दूं कि फिर अब एक शुगर स्कैंडल जन्म लेता है जो फी जमाना आपने क्योंकि 78 सालों का जिक्र किया, हमने लास्ट गवर्नमेंट में भी देखा। फिर उस वक्त की ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही थी, आज गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए उस वक्त की ऑपोजिशन थी जो क्रिटिसिज्म करते थे, आज इनको तनकीद का सामना है। So it's a cycle that Pakistan goes through every couple of years, irrespective of who the governance people are or who the authorities are. पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है। अब इसको एस्टैब्लिश करने से हमें दूसरी बात समझनी है कि इस वक्त एक वक्त और स्पेस है। ये आपको 24वीं बार आईएमएफ की एंगेजमेंट के बाद मिली है कि आप यही फंडामेंटल्स ठीक करें। सो रेहान, हमें सबसे इंपॉर्टेंट गुफ्तगू ये करनी है कि बार बार जो हम कहते हैं ना आईएमएफ के दर पे एक्सटर्नल एडवाइस, ये सेक्टर्स किसी ने आके बाहर से ठीक नहीं करने। और जो फिक्सेस हैं, जो शॉर्ट टर्म इंपोर्ट कर लिए, एक्सपोर्ट कर लिए, कोटास फिक्स कर लिए, कार्टेल होने दिया, पाकिस्तान में सुक्रोज की कंटेंट पे बेस करके प्राइसिंग ना की, पेमेंट्स टाइम पे ना हुई। अगर इन सब का जायजा लें तो बात तो अयां हो गई ना कि जहां मुल्क खड़ा हुआ है वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस अभी भी करने से निकलेगा नहीं। रेहान, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे दैट वी शुड हैव टुडे, एंड आई रियली होप कि आई कैन मेक दिस पॉइंट। मैं आजकल, अब मैं छोटी सी इस पे गुफ्तगू कर लेता हूं। देखें, अभी जहां पे खड़ी हैं उसकी बहुत सी वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि हर साल आप जो डेटा एस्टैब्लिश करते हैं और उस वक्त देखते हैं जब मिल्स बंद हो रही होती हैं, सीजन गोज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर जब शुरू होती हैं मिल्स टू मार्च अप्रैल। सिंध पहले खुलता है, पंजाब बाद में। आई नो द शुगर इंडस्ट्री वेरी वेल। बिफोर आई जॉइन पब्लिक सर्विस, मैं शुगर इंडस्ट्री को एडवाइस करता था ऑन इंटरेस्टिंग। ठीक। एंड मॉडर्नाइजेशन। सो आई रियली रियली अंडरस्टैंड। तो पहली सबसे प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी यील्ड्स पर एकड़ हैं गन्ने की वो बहुत कमजोर हैं, इसलिए प्राइसिंग ज्यादा होती है। तो उसको ठीक करना है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो आप गन्ने की प्राइस फिक्स करते हैं, प्लीज वो ना कीजिए। आप इंटरवीन करते हैं, अथॉरिटीज इंटरवीन करती हैं इसको फिक्स करने की। वहीं पे शुगर मिलर्स ये कहेंगे आपको कि जी आपने तो 70% की चीनी की कीमत फिक्स कर दी है, अब हमें ऊपर की प्राइसिंग यानी कि शुगर की प्राइसिंग उसको ऊपर। सो वो ना कीजिए। आपने जहां पे ये काम छोड़ा, राइस में छोड़ा, मेज में छोड़ा, आपने देखा कि कभी ना शॉर्टफॉल हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई, वर्ल्ड प्राइसेस डिटरमिन हुई। हम उस पे काम कर रहे हैं। चीनी को तो छोड़ें, $3.5 अरब की हमने राइस की पिछले साल एक्सपोर्ट की थी। सो नंबर 2 ये प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी मिल्स हैं उनके साइजेस छोटे हैं और मिल्स बहुत ज्यादा हैं। जितना बड़ा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का साइज होता उतने ही वो और प्रोडक्ट्स, बगास, एथेनॉल। डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, सिंस यू हैव सो मच टू टेल, आपके पास बहुत कुछ है इस बारे में बात करने के लिए। मैं जरा अपने व्यूवर्स की आसानी के लिए मैं वन बाय वन आ जाता हूँ। आपने ये कहा कि प्राइस फिक्स ना करे गन्ने की। अब ये जो प्राइस मैकेनिज्म है ये किस तरीके से चलता है? देखिए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजाद अकबर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें उन्होंने ये जो है उसको रेगुलेट करने की बात की और फिर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता हुआ नजर आया। अगर वो हो जाता, एग्जीक्यूट हो जाता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ये मेरी दानिश में मुझे ऐसा लगता है। ये प्राइस कौन तय करेगा? कौन तयन कर रहा है सर? मार्केट तयन करेगी।
यही तो प्रॉब्लम है। हम ये समझते हैं कि मैं छठे फ्लोर पे अगर किसी मिनिस्ट्री के बैठ के किसी भी चीज की प्राइस का तायुन कर सकता हूँ, कतई तौर पे नहीं कर सकता। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ। वहां तो आपको पता है कि निज़ाम अभी भी पाकिस्तान का एक सिविल ब्यूरोक्रेसी का जनरलिस्ट में चल रहा है। आप समझ सकते हैं, आपको मालूम है कि अब भी हुकूमत ये कह रही है, शायद सही कह रही है, कि हमने जो डेटा देखा उस पर बेस करके तो शॉर्टफॉल नहीं आना चाहिए था। आप तो डेटा एनालिसिस भी सही नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके लिए आपको टैगिंग करनी है इलेक्ट्रॉनिक। जितनी जितनी इन चीजों से निकलते चले जाएंगे, सो टैग करें हर एक को इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे हम सिगरेट्स को करते हैं। सिगरेट्स के निजाम को करने में वन ऑफ द रिफॉर्म्स जब था, तो आई वाज ऑन द टेबल एंड आई यूज्ड टू पुश फॉर दैट रिफॉर्म, सो दैट ये स्मगलिंग से निकले। इसी तरह आप टैग करके डेटा तो सही बनाएं। हर दफा ये होता है कि डेटा जब आ रहा होता है तो लग रहा होता है शुगर सरप्लस में है। जैसे ही मिल्स के आखिरी 2 माह गुजरते हैं तो हम ये देखते हैं कि उतनी सरप्लस नहीं आती और फिर एक्सपोर्ट हो जाती है और वी गो इनटू। सो डेटा एनालिसिस ठीक करने की कैपेबिलिटी बिल्ड करें। सो 3 गुफ्तगू तो मैंने आपसे की है कि डेटा को कैसे हैंडल करना है, सुक्रोज कंटेंट कैसे आपने बेहतर करना है, यानी कि यील्ड्स कैसे बेहतर करनी है, और प्राइसिंग मैकेनिज्म से डॉक्टर निकलना है। साहब, ये कैपेसिटी का इशू है कि कर नहीं पा रहे, या फिर ये विल नहीं है, मतलब करना चाहते नहीं है? A bit of both, but in a sense, पहले तो जितनी आप आज डीप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जरा शुगर पे प्रोग्राम्स देख लें। कैन यू सी दिस काइंड ऑफ डिस्कशन हैपनिंग? द डिस्कशन इज रॉन्ग। डिस्कशन ये हो रही है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोटा भी हुकूमत फिक्स करे। हुकूमत से मेरा मतलब ये हुकूमत नहीं है, अथॉरिटीज फिक्स करें। मैं ये गुफ्तगू फंडामेंटल्स की तरफ रेहान इसलिए ले जा रहा हूँ कि ये ना हो कि 5 साल बाद जब आप मुझे इंटरव्यू करो तो आप कहो कि ये आपने उस वक्त बातें की थी और सारी गुफ्तगू तो प्राइस फिक्सिंग पे चली गई कि किसी तरह। फिर आप कैसे कर सकते हैं? आप मुझे जरा बताइए कि आप चीनी की कीमत का तायुन कर दें पाकिस्तान में। आपको तो एंटी कार्टेल बिहेवियर में जाकर कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट करनी है, ताकि अगर कोई मिल सुक्रोज कंटेंट ज्यादा निकाल रही है, उसकी बेहतर सुक्रोज कंटेंट है, तो वो आपको चीनी शायद 160 रुपए में देने को तैयार हो जाए। जो बुरी मिल है वो 180 में बेच रही होगी। दैट इज द मार्केट बिहेवियर यू हैव टू मूव टू। ठीक है, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। जो हम डिटरमिन करते हैं ना कि इतनी इंपोर्ट और इतनी एक्सपोर्ट, और हम किसी वक्त टीसीपी को इन्वॉल्व करेंगे, इसमें से भी निकल जाएं। आप मार्केट को डिटरमिन करने दीजिए कि कितनी चीनी बननी है, और उस लिहाज से अगर शॉर्टफॉल होगी तो इंपोर्ट हो जाएगी, अगर एक्सपोर्ट करनी होगी तो वो खुद कर लेंगे। राइस इज दैट बिहेवियर इन पाकिस्तान। माशाल्लाह पूरे यूएई में बिकती है। इससे पहले मिसाल दे देता हूँ, बिकॉज मैं एक इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं पढ़ता हूँ पाकिस्तान पे राइस कॉरपोरेशन होती थी, शायद आरईसीपी उसका नाम था। यही काम करती थी, यही प्रॉब्लम्स होते थे। मैं हमेशा पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिसाल देकर समझाने की और गुड इकोनॉमिक थ्योरी देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको डीरेगुलेट करेंगे और निकल जाएंगे इस चीज में से, तो जो शुगर का बार बार क्राइसिस आता है उससे निकल जाएंगे। मोर इंपॉर्टेंटली जो आज की डिस्कशन है, इट टेल्स यू कि देयर आर सेक्टोरल इश्यूज इन एवरी इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वी आर रनिंग। वी आर रनिंग इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ डिस्टॉर्शन क्रिएटेड, कि हम इंपोर्ट का कोटा, प्राइस फिक्सिंग, एक्सपोर्ट का कोटा, सब्सिडी, ये डिस्टॉर्ट करती हैं मार्केट्स को। आप मार्केट्स को, और अगर कभी हुकूमत को लेट से कोई बहुत शॉर्टफॉल हो जाए, चीनी हाई सीज पे होती है। हाई सीज का मतलब यह है जहाज घूम रहे होते हैं दुनिया में, आप एक आधा जहाज मंगा के उसको सेटल कर लें। अब अगर मैं आप कहें कि अब बताइए ना कि अब इसमें से कैसे गुजरना है, इसमें से ऐसे गुजरना है कि अक्टूबर में कोशिश कीजिए कि सिंध की मिल्स को इजाजत दे देते हैं आप, वो भी आप फिक्स करते हैं कि जी कब मिलों ने काम शुरू करना है। come on, I mean, we are living and trying to work an economy of 100 years ago in a setup where markets can determine this very quickly and run with it. So आप थोड़ी सी मिल्स को अर्ली चला लें ताकि शुगर की सप्लाई बेहतर हो जाए, और ये जो अगस्त सितंबर आपने गुजारने हैं उसमें इंश्योर करें कि वाफिर मिकदार में जो चीनी अवेलेबल है वो मिल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो। उसके बाद निकलना शुरू करें इस सारे काम से और इसको डीरेगुलेट कर दें और एक कंपेटिटिव बिहेवियर में लाएं, तब जाकर ये सारा। लेकिन डॉक्टर साहब अगर इसको डीरेगुलेट कर दें तो एक मोनोपोली है, एक इंप्रेशन ये है कि एक मोनोपोली है। अब तो जो मिलर्स हैं इन पर्टिकुलर, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद अपना जो है वो गन्ना उगाते हैं,
और फिर जो आड़ती है उससे उसकी प्राइसेस को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये भी एक उसमें उसमें केन कमिश्नर का कोई रोल नहीं है, या वो केन कमिश्नर जो है वो सिर्फ एक आई मीन एक बीच में एक सिर्फ एंटिटी रह गई है जिसका कोई किरदार नजर नहीं आता है सर? So that's a very good question, and that's a very thought-provoking question. So इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि आपने इंटरनेशनल अदारों के कहने पे बहुत से अदारे अपने मुल्क में बनाए, मतलब 100 के करीब आपने रेगुलेटरी बॉडीज बना ली। ये किसका काम है कि अगर कार्टेलाइजेशन हो रही है, इस पे भी जाकर पढ़िए कि सीसीपी ने कार्टेलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री पे क्या लिखा है। ये सरकार का पॉलिसी मेकिंग काम है कि वो देखे। उसने लिखा है कि कार्टेलाइजेशन बिहेवियर को कैसे तोड़ना है। ये अगर कार्टेलाइजेशन में प्राइस फिक्सिंग कहीं पे भी हो रही है किसी तरह की भी, सो एक मॉडर्न इकोनॉमी को रन करने के लिए सीसीपी का ये काम है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। सरकार का काम ये है कि वहाँ पे मेंबर्स और चेयरपर्सन ऐसे लगाएं जो कि टेक्निकल हों और समझते हों कि एंटी कार्टेलाइजेशन लॉज क्या होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, और उससे कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो कैसे प्रोटेक्ट होगा। मैंने आज आपसे रेहान जितनी गुफ्तगू की है, आप इसको रिकॉर्ड करके रख लेना। जब तक आप सेक्टोरली इसको ठीक नहीं करेंगे तो ओवरऑल ना आप एक्सपोर्ट अर्निंग्स की तरफ जा सकेंगे, ना आप एफिशिएंट मिलिंग की तरफ जा सकेंगे, और आप हमेशा कंज्यूमर के बेनिफिट को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। बट बिकॉज वी अंडरस्टैंड द सेक्टर सो वेल, because we understand कि within Pakistan we've made this happen in the rice sector, in the maize sector, so we can make this happen in the sugar sector also. बाकी ये अगर प्राइसिंग को ही छेड़ते रहेंगे कि 140 की कीमत फिक्स करें या 200 से ऊपर चली गई है, आज रेहान इज वेरी वरिड अबाउट इट, द होल नेशन इज वरिड अबाउट इट। और आखिर में अगर इससे डीपर थॉट आपने लेनी है मुझसे तो वो भी ले ले। क्रॉपिंग जो पाकिस्तान के हैं उनको ठीक करें कि इज शुगर केन अ वेरी competitive crop of Pakistan or not? Does it consume a lot of ganna? So how do we move to a sugar cane which it does not consume so much water content? कैसे ये सारा काम करें? इस पे तो पूरी R&D होनी चाहिए। बिल्कुल ये जितनी बात आपने की है डॉक्टर साहब, यू राइटली पॉइंटेड आउट, और जाहिर है लॉन्ग टर्म फिक्सेस है सारे, और आपने इब्तिदा में कह दिए थे कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब फिर क्या करें, अब मजबूर है, अब चीनी हमें नहीं मिल रही है, तो हमें जरा शॉर्ट टर्म फिक्स भी बता दें सर, करना क्या है एट दिस पॉइंट? Short-term fix is very simple. Let the private sector import 50,000, 1 लाख टन, 1.5 लाख, जितनी भी इस वक्त शॉर्टफॉल दिखाई दे रही है, कंसिडरिंग आपने महीने अब तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 गुजारने हैं। अब अगस्त सितंबर गुजार के अक्टूबर 15 में आना चाहिए स्टॉक। अगर सिंध की मिल्स जो हैं वो पहले शुरू हो जाती हैं, वहाँ सुक्रोज कंटेंट बेहतर आ जाता है पहले, वहाँ की मिल्स शुरू हो जाएं तो स्टॉक आ जाना चाहिए। इतनी कोऑपरेशन मिल्स को साथ लेकर चलें ताकि वो आ जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी इंपोर्ट ना कर लें। हियर्स द अदर थ्योरी, अगर आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लट हो जाएगा तो जो शुगर केन की पेमेंट है जब मिल्स ने करनी होगी तो वहां पे ना प्रॉब्लम आए। सो इसको बड़ी जिसे कहते हैं डेलिकेटली हैंडल करें। और अगर 2-2.5 महीने का स्टॉक मौजूद है तो मिल्स को कहें कि सप्लाई को जो है कंसिस्टेंट रखें ताकि कहीं पे शॉर्टफॉल आकर जिसे कहते हैं डिमांड इतनी ना हो जाए कि शॉर्टफॉल वो मीट ना कर रही हो। आई थिंक 1.5 लाख टन से ये प्रॉब्लली मसला हल हो जाएगा। बट लेट द प्राइवेट सेक्टर इम्पोर्टेड, उस पर अगर ड्यूटीज और टैक्सेस उठाने पड़ रहे हैं चाहे चीनी की कीमत 170-180 पर आए, तो IMF के साथ मिलकर ऑन अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ये भी डिस्टॉर्शन है बट बिकॉज आई नो कि देयर इज अ क्राइसिस इन द कंट्री, सो उसका हल तो निकालना पड़ेगा। IMF से मिलके फिक्स्ड क्वांटिटी पे 1 लाख पे अगर डिस्टॉर्ट करके भी वो टैक्सेस और कस्टम्स ड्यूटी उठानी है तो उनको उठा दें सो दैट ये हो जाए। बट डॉक्टर साहब, इट सीम्स एज इफ IMF इज नॉट रेडी फॉर इट, वो अलाउ नहीं करेंगे। IMF is a matter of good negotiation. So अगर आप उस पे रेवेन्यू लूज कर रहे हैं जितने भी बिलियन का 1 लाख पे, तो यू वुड हैव टू गिव देम द रेवेन्यू सोर्स फ्रॉम समवेयर एल्स, बिकॉज जो रेवेन्यू टारगेट है वो बड़ा उनके लिए पिनिकल पे होता है इन द होल प्रोग्राम, ताकि आपका खसारा ना बढ़ रहा हो। सो IMF इज अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। मैंने 13-16 का पाकिस्तान का प्रोग्राम रन किया है। सो यू नो एंड पाकिस्तान फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू निगोशिएट विद IMF बिकॉज अगेन टीम की प्रेपरेशन बहुत मैटर करती है। सो यू हैव टू कन्विंस देम कि अगर इतने बिलियन लूज हो रहे हैं तो ये मैं कहाँ पे मेकअप कर जाऊंगा, इसका मेकअप क्या है, या मैं अपने एक्सपेंडिचर कट करके उसको कैसे मेकअप करूंगा। सो अभी तो इस टाइम को गुजारना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत पैरामाउंट है। देखना कि सितंबर अक्टूबर के जो
15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर का टाइम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल ना आ जाए। सो फंड के साथ, डेटे के साथ बैठ के ये कन्विंस करना पड़ेगा उनके कि ये पोजीशन है, और अगर इंपोर्टेड 200 से भी ऊपर की पड़ रही है विद द टैक्सेस एंड ड्यूटी, तो मतलब मज़ा नहीं आएगा, प्राइस शायद संभलेगी ही नहीं। अब कोशिश तो ये है ना कि प्राइस कहीं 180 और 200 210 के दरमियान ही रह जाए, यहाँ से भी तजावुज़। आज आपका डेटा तो ये बता रहा है, मैंने लेटेस्ट डेटा नहीं देखा कि वो कितनी, अब पीबीएस का डेटा आता है तो वो देख लेते हैं कि कितनी तजावुज़ कर गई है। और दूसरा, थोड़ा सा जो मिडिल मैन का रोल है, ये निकालने के लिए तो होलसेल मार्केट्स अगेन बनानी पड़ेंगी। जब तक आप मार्केट नहीं बनाएंगे, आपने अपनी, अब मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। जी आपने जी। पाकिस्तान में मार्केट्स बनाई हैं, जबरदस्त काम हो रहा है। देखिए अभी आप चैनल 24 पे हैं, आपके पास 30-40 चैनल और हैं, जहां मर्जी जाके नौकरी कर लीजिए। वो 30-40 चैनल मेरे टाइम के लिए भी compete कर रहे हैं, बिकॉज इतना कंपटीशन है। सो एवरीवन हैज टू बी कंपीटिंग, एड्स के लिए भी compete करें। मार्केट बन गई है ना। सरकार क्या कर रही है, सोचे हमने पीटीवी को ना तोड़ा होता तो आपको नौकरी मिलती, आपके सामने जितने कैमरामैन, आपके सामने प्रोड्यूसर, आपके सामने जितने एक्सपर्ट्स हैं, उनको नौकरी मिलती। अंडरस्टैंड करें, ये पाकिस्तान की कामयाबियों की मिसाल है, मैं कोई इंडोनेशिया की मिसाल नहीं आपको दे रहा। बट लेट द कंपेटिटिव मार्केट बिहेव। कोई कार्टेलाइजेशन नहीं है, कुछ टीयर 1 चैनल्स हैं, कुछ टीयर 2 चैनल्स हैं, कुछ टीयर 3 चैनल्स हैं, एक्सलेंट। अब इन चैनल्स को खुद compete करना है। कोई बहुत अच्छा होना चाहता है तो एक्सटर्नली किसी से जेवी बना ले। ठीक, डॉक्टर साहब, ये सारे मामलात प्रोवाइडेड दैट हमारी विल है ये करने में या नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सर कि जाहिर है हर मामले में कहीं ना कहीं कोई बेनिफिशियरी होता है, कोई ना कोई लूजर होता है। इस सारे मामले में लूजर तो हम नजर आ रहे हैं कि हमें उस कॉस्ट पे चीनी नहीं मिल रही, बहुत महंगी मिल रही। बेनिफिशियरी कौन है सर, उसका तयन कौन करेगा और उसको कैफरे किरदार तक कौन पहुंचाएगा? देखिए बात यह है कि आई एम अ पर्सन हु सेज कि चीनी बनाने वाले, लोहा बनाने वाले को भी मुनाफा कमाना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। पाकिस्तान में हमें ये पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, बट कार्टेल बिहेवियर इज द प्रॉब्लम, मोनोपोलीज आर द प्रॉब्लम, इनएफिशिएंट मिलिंग इज द प्रॉब्लम, ability to influence the government and get rents is the problem. Have you understood what I've said? मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जायज मुनाफा कंपेटिटिव मार्केट में कमाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सारी चीजें अप्लाई करके मुनाफा कमाना इज नॉट द राइट थिंग। पॉलिसी साजी बेहतर करने के लिए मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन को आपको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और इस पॉलिसी साजी जो मैंने अभी आपके साथ सारी गुफ्तगू की है, इस पे एक वाइट पेपर लिखना पड़ेगा। Hire a few industry experts who understand sugar, who are good economists, who can write you this paper that we have discussed. पेपर तो हमने अभी लिख भी दिया है आपके साथ। सीसीपी का रेगुलेटरी निज़ाम बहुत बेहतर करना पड़ेगा, उनके लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, और बार बार कोर्ट में स्टेज से निकलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब परफेक्टली फाइन, बट दोज हु जस्ट कैपिटलाइज्ड द होल सिचुएशन, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने इस सब से फायदा उठाया, असल में जिन्होंने कैपिटलाइज किया। देखिए पाकिस्तान में जब तक आप पॉलिसी साजी और रेगुलेटरी बिहेवियर में पब्लिक सेक्टर की स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड करेंगे, तो जिस तरह आप, हम वर्ड यूज़ करते हैं रेंट सीकिंग, या ऐसे मुनाफे जो कि किसी भी और सोर्स से कमाए जाएं, ये रहेंगे, इनको आप निकाल नहीं सकते। इनको निकालने के लिए आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। द वेल ऑफ कोर्स एंड अ पोलिटिकल ओरिएंटेशन, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये जितनी रिसर्च की गुफ्तगू हुई है, जब तक ये वाइट पेपर लीडरशिप्स के सामने नहीं आएगा कि ये है वे आउट ऑन द 2 to 3 ईयर बेसिस, जिस पे मिल्स के प्रॉफिट्स बगास एथनॉल बनाने में बेहतर हो जाएंगे, एक्सपोर्ट करने में बेहतर हो जाएंगे, कंज्यूमर जो बेनिफिट है, कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेहतर हो जाएगी, और यील्ड्स बेहतर होने से जो एग्रीकल्चर है वो भी बेहतर हो जाएगा, और एक्सपोर्ट मार्केट भी एक परमानेंट क्रिएट हो जाएगी। आई थिंक दैट इज रियली द वे आउट। मैं इतना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मैं बिलीव नहीं करता। बिजनेस इज सेल्फ इंटरेस्ट, दैट्स फाइन, बट keeping businesses small or keeping businesses just focused on rent seeking is bad behavior. And I want our businesses to grow, but not with the rent seeking behavior, but with a very different competitive market behavior, looking at markets internationally all over the world. हम इस चीज से निकल नहीं पा रहे कि शायद हम कोई प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर से पैसे कमाकर अमीर हो जाएंगे। मुल्क कभी भी इस तरह अमीर नहीं, और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि शुगर मिल वाले पैसे कमाएं, मैं पर चाहता हूं कि
कंज्यूमर इंटरेस्ट जिसकी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जो प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, वो सीसीपी और पॉलिसी साजी प्रोटेक्ट करे। पाकिस्तान की यील्ड्स बेहतर हों, क्रॉपिंग पैटर्न्स बेहतर हों। देखिए, पाकिस्तान को बहुत ही नादिर मौका मिला है। एक वक्त और स्पेस आईएमएफ की एंगेजमेंट ने आपको दी है। एक वक्त और स्पेस 10 मई ने आपको एक एज अ नेशन, जहां आपने एक रिस्पॉन्सिबली एक वॉर जोन में एक्ट किया। अब मौका ये है कि ये सारे काम, और ये मैं ये भी समझाता चलूं कि ये कोई बाहर की मल्टीलैटरल्स आकर आपको ये डेप्थ ऑफ लोकल नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ लोकल सर्जरी नहीं देंगे। जब तक आप कंपिटिटिव लोग लाएंगे नहीं जो पब्लिक सेक्टर में आकर खुलकर काम कर सकें, और ये डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनको 3 से 5 साल में, ये तो एक सेक्टर की आपने गुफ्तगू की है। व्हेन यू टॉक अबाउट, अब आप सोचें कि ये सेक्टर अगर सब कुछ हम कर लें तो 5 साल बाद विल बी लुकिंग समथिंग टोटली जी डिफरेंट, जी। और इश्यूज हैं इसमें से आप निकल जाएंगे। ये तो आपको हर जगह काम करना पड़ेगा। व्हाई डजंट पाकिस्तान सक्सीड ओवरऑल इकोनॉमिकली? बिकॉज द डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉलिसी मेकिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट अस आउट ऑफ दीज क्वागमायर्स इन एवरी एरिया, हम वो कर नहीं पा रहे। मैं ये गुफ्तगू आजकल इसलिए करता हूँ कि ये सब काम, ये मैक्रो स्टेबिलिटी 24 बार मैंने पढ़ी है, 8-10 बार देखी है, ये आ जाती है फंड के प्रोग्राम्स पे। बट ये जो अगले इसकी आज गुफ्तगू हुई है, और अदराक ज़रूर है इस वक्त अथॉरिटीज़ में कि ये काम करने हैं। आईएमएफ का भी पुश आ रहा है। आप देखिए, उन्होंने कहा वीट मार्केट को डीरेगुलेट करें। हम भी उनसे ये गुफ्तगू करते हैं, लिखते भी हैं इस पे और कहते हैं कि इस तरफ जाना है। बट द पेस एंड डेप्थ ऑफ रिफॉर्म विल रियली डिटरमिन वेयर पाकिस्तान इज इन अ कपल ऑफ ईयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतना अंदाज में आपने इसके ऊपर बात की है। एंड आई एम श्योर के ज़ाहिर है जो कंसर्न क्वार्टर्स है वहाँ तक भी पहुँची होगी, और ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो हम फ्यूचर में ये शुगर स्कैंडल जैसी कबाहतें नहीं देखेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। कल तक डिस्क्वालिफिकेशंस का जो तौक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गले था, आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीएज की डिस्क्वालिफिकेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जाके थमेगा, इसकी तो कोई खबर नहीं है। लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गड्डापुर के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनके कुछ केसेस की बात हो रही है, कुछ ज़ाहिर है रियासती जो गमो गुस्सा है उसकी बात भी हो रही है, कुछ सेम पेज के उखड़ने की भी बात हो रही है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुमकिना सियासी मंजरनामा है वो क्या होगा, इस पर बात चलने लगी है। चीफ मिनिस्टर के अली अमीन गड्डापुर क्या डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और अगर होंगे तो फिर ज़ाहिर है नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, उसमें क्या हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या हुकूमती सफ़ेद तब्दील हो सकती है, क्या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला सर उठा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही थी कि कोई एहतजाज होगा 5 अगस्त को, वो एहतजाज पीक पे नजर आएगा, बानी पीटीआई के साहबजादे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन अभी तक ना तो कोई ऐसा मोमेंटम, ना ही कोई मैस मोबिलाइजेशन नजर आ रही है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद अपने ही जो इंटरनल जो हाउस इन ऑर्डर नहीं है उसकी मुश्किलात में फंसी हुई नजर आ रही है। इस वक्त इमदाद सुमरू साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार है, उन्होंने ज्वाइन किया इस पर उनसे। अस्सलाम वालेकुम इमदाद सुमरू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो 5 अगस्त की जो तारीख दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 5 अगस्त को सरप्राइज किसको मिल रहा है? क्या हुकूमत को मिलता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लगता है पीटीआई को खुद कोई सरप्राइज मिलने जा रहा है? मेरा ख्याल है कब सरप्राइज वाली बात नहीं रही, सबको पता चल गया कि 5 अगस्त को क्या हो सकता है, क्योंकि रेहान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं थी और ना अब तक है। और आज भी आप देखें कि फोकस इस बात पर रहा सबका कि जी इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, डिस्कशन में ये चीज़ थी। उधर आप देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा, मेरा ख्याल है कि बहुत दानिशमंदी के साथ दो चीज़ें की। एक तो उन्होंने वो वहाँ पर जो वॉर ऑन टेरर का इशू है उसको छेड़ दिया, और दूसरा उन्होंने उनको नाअहल किए जाने का मामला ज़्यादा फोकस में वो लेकर आए हैं। और मुसलसल वो जब भी उनसे कोई सवाल हो या ना हो, वो ये ज़रूर कहते हैं कि इनमें हिम्मत है तो मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाएं, यानी तासुर ये दिया जाए कि मेरी तो हुकूमत ही गिराई जा रही है, तो मैं तहरीक की तरफ कैसे जा सकता हूँ। तो पीटीआई के अंदर कोई हिकमत अमली नहीं है। नहीं, हुकूमत गिराई जा रही है या ये सिर्फ तासुर देना ही मकसद है अली अमीन गंडापुर साहब? देखिए, कल मूव तो मुझे ऐसी कोई संजीदा नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता उनके ऊपर मुकदमात हैं,
अगर उसी तरह का फैसला जिस तरह का अहमद चट्टा के खिलाफ आया, मलिक अहमद खान बुच्चर साहब के खिलाफ आया, या सेनेटर एजाज चौधरी के अगेंस्ट जो फैसला आया, इस तरह का कोई फैसला है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जाहिर है फिर तो वो नाअहल हो जाएंगे और फिर वहाँ हुकूमत गिर जाएगी, खुद ब खुद गिर जाएगी। तो उसके बाद कौन हुकूमत बना पाएगा, सवाल ये है कि क्या वहाँ हुकूमत बन पाएगी। तो उसके बाद तो मैं वहाँ किसी की हुकूमत बनता नहीं देख रहा। वहाँ पर फिर गवर्नर राज होगा या कोई और अरेंजमेंट होगा, क्योंकि नहीं, ये भी वहाँ तो पर हो किसी सकता है, ये भी तो हो सकता है कि हवाओं का रुख मुखालिफ सिमत में चल पड़े। कुछ लोग ऑपोजिशन के साथ साजबाज कर ले या हाथ मिला ले, हुकूमती तब्दील हो जाए, जो तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी वो अब ऑपोजिशन आ जाए। देखिए वहां पर एक और चीज भी हो रही है ना, ये भी हो सकता है, सियासत मुमकिनात का खेल है। 21 अरकान चाहिए अपोजिशन को, ये भी हो सकता है कि 21 अरकान जो है वो फ्लोर क्रॉस कर लें। लेकिन एक बड़ी तादाद में जो बजाते खुद पीटीआई के अंदर खदशात का इजहार किया जा रहा है कि केपीके से एमपीएस भी डिस्क्वालीफाई होंगे। तो सूरत हाल क्या बनेगी, मुझे देखे असल चीज ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई अगर वहां बतौर पॉलिटिकल पार्टी एक एक जगह पर खड़ी होती तो वो एक और सीन था। इनके तमाम अरकान आजाद हैं, अब इनमें कितने वैसे डिस्क्वालीफाई इमदाद सुमरो साहब, कता कलामी के लिए माजरत की, जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात आपने की है, डिस्क्वालिफिकेशन से बचा भी तो जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन से बचने का एक रास्ता है ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप डिस्टेंस कर लें पीटीआई से खुद को डिस्क्वालीफाई। वो रास्ता शायद हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ अजीब व गरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है ना। अगर तो वो अच्छा 21 लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, तो ये है। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनमें कोई ऐसा है जो 21 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वहाँ जो मसला है ना केपीके में, रेहान, वो ये है कि वहाँ पर अब इमरान खान के पीछे तो सारे खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी इंटरनल ग्रुप बंदियां हैं। लिहाजा वो आपस में तो लड़ते रहेंगे। वो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत बनाने के लिए वहां पर वो अपना मुनहरिफ होंगे अपनी पार्टी से, फ्लोर क्रॉस करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। और उसके बाद फिर एक चीज हकीकत हमें देखनी चाहिए कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो लोग ज़ाहिर है 8 फरवरी को लोगों ने उनको मुस्तरद किया है, ये हकीकत है। तो उसके बाद क्या वहां केपी के, जहां पीटीए का स्ट्रांग होल्ड आज भी है, तो क्या वहां इस तरह लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ अपनी एमपीशिप बचाने के लिए वो जो है जाकर दूसरी साइड पे बैठेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर बैठना होता तो बहुत से अभी तक बैठ चुके होते। नहीं, लेकिन असल खामोशी से जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं कह रहा, आजाद लोग बहुत से हैं तो उन पे तो डिफेक्शन क्लॉज भी अप्लाई नहीं होती। नहीं, डिफेक्शन क्लास की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे तो फिर की बात हो रही है कि आपने हुकूमती बेंच से उठकर अपोजिशन की बेंच पे जाकर बैठना है। क्योंकि यहाँ पीटीआई तो बजाते खुद जमात, मैंने कहा ना बतौर जमात वो है नहीं। ये आसान होता अगर वहां पर इमरान खान का पॉपुलर वोट बैंक जो है वो इस तरह इन लोगों जो एमपीएज हैं उनकी पांव की बेड़ी ना होता, तो उनके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल है। मुमकिन है कि लोग अहमद चट्टा की तरह, लोग अपना मलिक अहमद बुच्चर की तरह या एजाज चौधरी की तरह डिस्क्वालीफाई होना पसंद कर लें, लेकिन फ्लोर क्रॉस ना करें। मैं तो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा जीरक सियासतदान है, उन्होंने भी यही बात की थी ना कि जी हम खुद नहीं बनाएंगे, हम चाहेंगे कि पीटीआई के अंदर से कोई लोग आकर वहां पर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिराएं ताकि वहां पर तब्दीली आए। अब मौलाना फजलुर रहमान की तब्दीली, वो पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए मौलाना साहब तब्दीली को नहीं देख रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब तब्दीली को देख रहे हैं कि उनके डेरा इस्माइल खान के हैं अली अमीन गंडापुर, उनके सामने इलेक्शन लड़ते हैं। और मौलाना साहब तो अपना डेरा वागुजार करवाना चाहते हैं ना। वो समझते हैं कि डीआई खान जो है वहाँ जो प्रधानी चली गई है अली अमीन गंडापुर के पास, वो ना रहे। अगर ये कोई वेंचर होता है, कोई मिस एडवेंचर किया जाता है अपोजिशन की तरफ से, तो मैं तो कुछ और भी देख रहा हूँ कि अगर फर्ज कर ले कि गंडापुर साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उसके बाद वहां पर कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होता, तो अगेन फिर केपीके के प्रधान जो होंगे डेरा इस्माइल खान के फैसले ही होंगे, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के अली अमीन गंडापुर जितने ही मुखालिफ है। वो थोड़ा अली अमीन गंडापुर जरा भड़कबाजी ज्यादा कर लेते हैं, ये जरा मौज़िब अंदाज में बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि केपीके बहुत गुंजलक हुआ है, तो इसलिए वहां की सूरत हाल इतनी ईजी नहीं। इमदाद सुमरो साहब, आप ये कह रहे हैं गवर्नर राज भी लग सकता है, ये कह रहे हैं आप? देखिए अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है सीएम की और कोई वजीर वहां हुकूमत जब तक नहीं बना पाएगा, तब तक तो अख्तियारात गवर्नर के पास होंगे ना। कौन चलाएगा? गवर्नर होता है इसलिए है। और गवर्नर इसलिए गवर्नर की जगह, सदर की जगह खाली नहीं की जाती आइन में कि वो छुट्टी पर गए तो या मुल्क से बाहर गए तो कायम मकाम सदर और कायम मकाम गवर्नर होता है। ये होता इसीलिए होता है ताकि सूबे में अगर हुकूमत चली जाए तो गवर्नर इंतजाम देख ले। ठीक, लेकिन ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट अल्टीमेटली तो जाहिर है चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा ना। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि वो अगर देखिए फिर
वो क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पोजीशन में होंगी कि मिलके कोई हुकूमत बनाए? अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज या बजाते खुद पीटीआई इस पोजीशन में होगी कि वो अपनी इस तरह मेजॉरिटी अपनी सिक्योर अच्छा कर इमदाद पाए? साहब, ये तो अब आगे की बात कर रहे हैं ना। अभी एज ऑफ नाउ अली अमीन गंडापुर वाज कंसीडर्ड टू बी वेरी क्लोज टू द कंसर्न क्वार्टर्स के विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। ये आप इससे मुत्तफिक हैं कि गंडापुर साहब की पोजीशन तब्दील हो गई है? अब वो सफ़ा उखड़ गया है, वो सेम पेज नहीं है, ही इज नॉट क्लोज टू द कंसर्न क्वार्टर्स एनी मोर? देखिए, मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि क्लोज है कि नहीं है। वो तब भी थे जब ये 26 नवंबर को आते थे, इस्लामाबाद आए थे। उस वक्त के बाद, उसके बाद भी वो मेरा ख्याल है कि इतने ज्यादा दूर नहीं गए। लेकिन असल चीज ये है कि गंडापुर से बेहतर सर्व कौन करेगा ताकतवर हलकों को? उनसे बेहतर कोई और सर्व नहीं कर सकता। गंडापुर जो वहां कर रहे हैं, उन्होंने एक एक इमरान खान की जो मूव थी इस्लामाबाद पर हमले की, उन्होंने बड़ा चालाकी के साथ इमरान खान साहब को भी इनकार नहीं किया। कभी बुरहान से वापस चले गए, कभी जो है आए उस डी चौक से थोड़ा सा पीछे से वापस चले गए, कभी 30 घंटे के लिए गायब हो गए, कभी 8 घंटे के लिए गायब हो गए। तो इससे बेहतर पीटीआई की जो तहरीक उभर रही थी उसको डिफ्यूज कर लिया उन्होंने। तो इससे बेहतर को कोई और ऑप्शन कैसे हो सकता है? तो शायद इनको गंडापुर साहब को घर भेजना बजाते खुद ताकतवर हलकों के लिए भी उनके मफाद में भी ना हो। ठीक, तो फिर तो अगर नहीं होगा तो फिर तो ऐसा कहना आपको नहीं लगता कि गैर मुनासिब है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? मुझे नहीं लग रहा। मैंने आपको आगाज में ही कहा था कि अगर तो लीगली डिस्क्वालिफिकेशन होती है, मेरिट के ऊपर कोई उनको सजा आती है, तो फिर तो वो जाहिर है एक बन जाएगा ना, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे, आपको याद होगा जी 2010 में, मेरा ख्याल है 9 में। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था, हुकूमत नहीं बनी है, तो गवर्नर राज लग गया, या जी बहरहाल नेचुरली वो हुआ नहीं। उसके बाद तो तजादात काफी सारे हैं। इस तरह अगर कोई अदालत फैसला दे दे तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। पॉलिटिकली मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई ऐसी मूव वहां संजीदा नजर नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर की तरफ से ज्यादा खौफ दिया जा रहा है अपनी पार्टी को कि मेरे साथ जुड़े रहो वरना ये हुकूमत तब्दील कर लेंगे। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ, वो तहरीक से भी बच जाए ठीक। और उनको अपनी अपनी जो है। ठीक है, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साफी तजियाकार इमदाद सुब्रो साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है उनका अपना एक टेक है, वो ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देख रहे, लेकिन सूरत हाल बाहर की बड़ी गुजलक है और आने वाले चंद दिनों के अंदर ये क्लैरिटी आएगी कि होने क्या जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने हिसाब को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।